नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, ओम साई राम। आज हम लाइब्रेरी साइंस का ये 10वां चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है पुस्तकालय वर्गीकरण की वर्तमान प्रवृत्ति, रिसेंट ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। पेन कॉपी साथ में लेके चलना है आपको। और सबसे पहले हम इसकी जो नवीन वर्गीकरण पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नवीन वर्गीकरण पद्धतियां। अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में भाई साहब? बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन के बारे में किस विद्वान ने क्या कहा है। ठीक है भाई साहब, चलो। तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का विकास जो किया है वो हेनरी एवलिन ब्लिस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा इसका विकास किया गया है भाई साहब? इसके यदि मैं विकास की बात कर लेता हूं तो इसका जो विकास किया गया है वो हेनरी एवलिन ब्लिस के द्वारा किया गया है। एवलिन ब्लिस के द्वारा किया गया है। इसने क्या कहा है कि ग्रंथ सूची वर्गीकरण में मुख्य वर्गों का जो क्रम होना चाहिए वो साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कॉन्सेंसस पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, ग्रंथ सूची वर्गीकरण में हमको ये कोई अपनी ग्रंथ सूची वर्गीकरण है, मान के चलो ये कोई ग्रंथ है, इसकी कोई सूची है, तो इसमें जो हम वर्गीकरण करेंगे ये किस पर आधारित है? तो ये इसका जो मुख्य वर्गों का जो क्रम है, मुख्य वर्गों का क्रम जो है, इसका मुख्य वर्गों का क्रम, तो इसका जो मुख्य वर्गों का क्रम है भाई साहब वो किस पर आधारित है? वो साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कॉन्सेप्ट। किस पर आधारित है? साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रंथ सूची वर्गीकरण में मुख्य वर्गों का जो क्रम है वो किस पर आधारित है? तो याद रखना है साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। उनका विचार था कि प्रकृति में मौजूद मुख्य वर्गों का एक क्रम है और ये बहुमत की सहमति के करीब। ठीक है, तो ये था बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन के द्वारा। इन्होंने ये कहा है कि जो इसका जो विकास किया है वो किसने किया है? हेनरी एवलिन ब्लिस के द्वारा किया गया है इसका विकास। और किस ग्रंथ सूची में किया गया है? मुख्य वर्गों का जो क्रम है वो किस पर आधारित है? वो साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर आधारित है। ठीक है, अगला है राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। क्या है भाई साहब? राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो राइडर्स ये क्या कह रहे हैं? राइडर्स का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण जो था 1961 में, वो इसका जो फ्रेमंट ए राइडर द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है भाई साहब, जो अंतरराष्ट्रीय जो वर्गीकरण था भाई साहब वो 1961 में दिया था। और किसने दिया था? इसका फुल नाम जो था इस राइडर्स का क्या था भाई साहब? फ्रेमंट। क्या नाम था? फ्रेमंट राइडर्स। याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइडर्स का फुल नेम क्या है, तो फ्रेमंट राइडर्स है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि ये एक अमेरिकन लाइब्रेरी थे। ये कौन से लाइब्रेरियन थे? ये एक अमेरिकन लाइब्रेरियन थे। और फ्रेमंट राइडर्स पुस्तकालय में माइक्रोफोरम की शुरुआत के लिए भी प्रसिद्ध थे। ये किसके लिए प्रसिद्ध थे भाई साहब? माइक्रोफोरम। किसके लिए? एक माइक्रोफोरम के लिए ये एक प्रसिद्ध थे। ठीक है, इनकी योजना में 26 मुख्य वर्ग हैं जिन्हें रोमन अंकों द्वारा दर्शाया गया है। इनकी योजना में कितने अक्षर हैं भाई साहब?
26 रोमन अक्षर है। क्या है? 26 रोमन अक्षर हैं, ये याद रख लेना, 26 रोमन अक्षर है। ठीक है ना, ज्यादा याद रखना नहीं है इसमें। एक तो 26 रोमन अक्षर है और माइक्रोफॉर्म पर आधारित है। अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण ये कब दिया गया है? दिया गया था राइडर्स के द्वारा 1961 में। कब दिया गया था? 1961 में। अगले के लिए हम बात कर लेते हैं तो बिब्लियोथिकल बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। किसकी बात करेंगे? बिब्लियोथिकल बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। बिब्लियोथिकल, इसका जो फुल नाम है BBK। क्या नाम है? बिब्लियोथिकल बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। अब देखो इसके बारे में कुछ विद्वान थे, इन्होंने क्या कहा है, देखो। बिब्लियोथिकल बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन लेनिन स्टेट लाइब्रेरी मॉस्को द्वारा डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था भाई साहब? लेनिन स्टेट लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी थी भाई साहब? याद रख लेना, लेनिन स्टेट लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी थी? लेनिन स्टेट लाइब्रेरी, ठीक है। और ये जो लाइब्रेरी थी कहाँ थी? ये मॉस्को। मॉस्को की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मॉस्को की हम बात कर रहे हैं। तो मॉस्को द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। अब देखो यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है इस बिब्लियोग्राफिक बिब्लियोथिकल क्लासिफिकेशन में? वो ये बनता है भाई साहब कि जो 1970 से लेके 1960 से लेके 68 के बीच में कितने खंड थे? मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1960 से लेकर के 1968, ठीक है भाई साहब। और 1970 से लेके 75 और 1976। अब देखो यहाँ यदि मैं टोटल इनके खंडों की बात कर लेता हूँ, टोटल वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ, तो 1960 से लेके 1968 में कितने खंड थे भाई साहब? 30 खंड। कितने खंड थे? 30 खंड थे, ठीक है। 1970-75 में कितने खंड थे भाई साहब? 6 खंड थे, ओके। और एक खंड था 1976 में। एक खंड था जो था वो कब था? 1976 में। तो ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें कि जो बिब्लियोग्राफिक बिब्लियोथिकल में 1960 से लेकर 1968 में कितने खंड थे, ये पूछ लिया जाता है अक्सर। 30 वॉल्यूम थे। 1970 से 75 के बीच में 6 वॉल्यूम, 1976 से 76 के बीच में 1 वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें याद रखना है आपको कि इसके संक्षिप्तीकरण क्रमशः मध्यम और छोटे पुस्तकालयों के लिए भी उपलब्ध है, ठीक है। इसके जो संक्षिप्तीकरण है जो है वो एक मध्यम और छोटे पुस्तकालयों के लिए उपलब्ध है। और इसमें कितने मुख्य वर्गों का उपयोग किया जाता है भाई साहब? 21 मुख्य वर्गों को 28 कैपिटल एनसाइक्लिक अल्फाबेट द्वारा दर्शाया गया है। इसमें जो भी 21 मुख्य वर्ग होते हैं भाई साहब, इनको आप तो इतना याद रख लेना, 28 मुख्य वर्गों में दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं है। इसको लेनिन स्टेट लाइब्रेरी मॉस्को के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था बिब्लियोग्राफिक बिब्लियोथिकल को। और 1960 से लेके 1968 के बीच में 30 वॉल्यूम थे। 1970 से लेके 1975 के अंदर 6 वॉल्यूम थे। 1976 में कितने वॉल्यूम था? 1 वॉल्यूम था। और इसमें 21 मुख्य वर्गों को 28 मुख्य वर्गों के अंदर दर्शाया गया है अल्फाबेट, ठीक है। चलो इसके बाद आता है भाई साहब, एक आता है ब्रॉड सिस्टम, है ना। क्या आता है? ब्रॉड सिस्टम के बारे में थोड़ा ज्यादा तो आपको जानकारी रखनी नहीं। ब्रॉड सिस्टम के बारे में पढ़ा है आपने? अब देखो आपने BSO के बारे में तो पढ़ा ही होगा। इस BSO के बारे में पढ़ा है क्या कहीं? बताओ कहाँ पढ़ा है? बताओ कहाँ पढ़ा है? FID में पढ़ा है ना। FID CCC में BSO की एक योजना थी। इसकी FID की क्या थी? ये एक योजना थी BSO की, ठीक है। इसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? UDC में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? UDC में, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा तो आपको याद रखना नहीं है, इतना याद रख लेना कि इसकी जो ऑर्डरिंग की जो ब्रॉड सिस्टम जो थी ये FID और यूनेस्को के द्वारा 1978 में प्रकाशित की गई थी। BSO को कब
प्रकाशित किया गया था? 1978 में इसको प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? इस FID और इसमें यूनेस्को और जोड़ लेना, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। ये एक योजना थी और ये एक पक्षीय वर्गीकरण योजना थी, याद रख लेना। कौन सी? एक पक्षीय वर्गीकरण योजना थी ये, ठीक है भाई साहब। SNT के लिए वर्गीकरण के रूप में इसे एरिक जे कोर्स, जी लॉयड एंड डी शिमंडी द्वारा इसको FID के लिए विस्तृत योजना तैयार किया गया था। किस किस के रूप में इसको एक योजना तैयार किया गया था, या किस किस विद्वान के रूप में इसको एक योजना तैयार की गई थी? एक विद्वान था अपना एरिक जे कोर्स, ठीक है भाई साहब, और दूसरा विद्वान था जी लियोड। कौन सा? जी लियोड। कौन सा विद्वान था? जी लियोड। और एक था डी शिमंडी। कौन सा था भाई साहब? डी शिमंडी। तो ये जो विद्वान थे, इनके नेतृत्व में इस BSO जो योजना थी, इसका वर्गीकरण किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या याद रखना है आपको? सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो याद रखने वाली बात है वो तो एक तो यह है कि इसका विकास 1978 में FID और CCC यूनेस्को के द्वारा किया गया था, एक पक्षीय योजना थी। और कौन कौन से विद्वान थे? एरिक जे कोर्स था, जी लियोड था और डी शिमंडी था। ओके, चलो अब देखो पुस्तकालय वर्गीकरण अनुसंधान समूह और संगठन, ठीक है। पुस्तकालय वर्गीकरण अनुसंधान समूह एवं संगठन, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो किसकी बात करूंगा? क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप की बात करता हूं। इसमें ये कुछ अनुसंधान थे, अनुसंधान कौन कौन से थे वो याद रख लेना। तो एक तो सबसे पहला जो अनुसंधान है वो है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, CRG। CRG की फुल फॉर्म यदि पूछेगा तो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, ठीक है, फुल फॉर्म है ये इसकी। तो ये और इसको प्रकाशित जो किया गया था, कहाँ किया गया था? लंदन में इसको प्रकाशित किया गया था, याद रख लेना। वर्गीकरण अनुसंधान समूह CRG में लंदन में काम कर रहे पुस्तकालय अध्यक्षों एवं अन्य वर्गीकरण अनुसंधान में रुचि रखने वाले अन्य लोगों का एक समूह है। इसकी जो स्थापना की गई थी भाई साहब CRG ग्रुप की, वो 1952 में की गई थी, याद रख लेना। वर्गीकरण अनुसंधान समूह में वे लोग शामिल हैं जो वर्गीकरण अनुसंधान में गहरी रुचि रखते हैं। CRG ने वर्गीकरण अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान किया, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको? सिर्फ इतना याद रख लेना कि CRG की फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसको कहाँ प्रकाशित किया गया था, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी और इसको कब विकसित किया गया था। ज्यादा आपको याद रखना ही नहीं है, ठीक है। अगला जो अनुसंधान है या संगठन है वो है FI या DCR। क्या है? FI या DCR, ठीक है, ये अगला अनुसंधान है इसका। तो इसको डॉक्टर रंगनाथन की पहल पर FID ने वर्ष 1950 में वर्गीकरण सिद्धांत पर एक समिति का गठन किया गया था। देखो इस FI और DCR को किसने विकसित किया? तो डॉक्टर रंगनाथन ने। किसने? डॉक्टर रंगनाथन ने इसको प्रकाशित किया। और किसकी पहल पर किया गया था भाई साहब? इस FID की पहल पर। किसकी पहल पर? FID की पहल पर किया गया था 1950 में। कब? 1950 में। और 1950 में क्या हुआ भाई साहब कि 1950 में एक वर्गीकरण सिद्धांत था, FID-CA पर एक समिति का गठन किया गया। इसका जो नाम कर दिया गया था वो क्या कर दिया 1950 में? वो FID और CA कर दिया। इसका जो संगठन हुआ वो 1950 में क्या हो गया भाई साहब? वो FID-CA हो गया। उसके बाद क्या हुआ इसमें? उसके बाद 1961 में इस FID का नाम बदल दिया गया, वर्गीकरण अनुसंधान समिति। क्या कर दिया? वर्गीकरण अनुसंधान समिति कर दिया गया था।
1961 में FIDCR। अब देखो 1950 में क्या नाम था ये याद रखना है आपको। उसके बाद 1961 में इसका क्या नाम था, इस FIDCR का 1961 में क्या नाम था, FIDCR। क्या नाम था भाई साहब, FIDCR ये नाम था। ठीक है, बस ज्यादा याद नहीं रखना है इसके बारे में। डॉक्टर रंगनाथन ने इसकी स्थापना की गई थी। इसको FID 1950 में FIDCA इसका गठन हुआ, फिर 1961 में इसका जो नाम हुआ वो FIDCR कर दिया गया। ठीक है, अगला जो इसका अनुसंधान है वो है भाई साहब लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल। क्या है, लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल है ना, LRC। ये एक संगठन है। इसके बारे में यदि हम बताएं तो कि इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं है। तो इसकी स्थापना की यदि हम बात करूं तो इसकी जो स्थापना की गई थी LRC की, वो दिल्ली में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी भाई साहब, रंगनाथन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी स्थापना, याद रख लेना 1951 में। कब की गई थी, 1951 में। ज्यादा आपको याद रखना नहीं, यहीं से क्वेश्चन आता है। और ये एक मंडली थी, यह मंडली जो थी ये रविवार को रंगनाथन के आवास पर वर्गीकरण के विभिन्न पहलुओं पर शोध करने के लिए मिलती थी। ये जो मंडली थी LRC, याद रख लेना, रविवार को डॉक्टर SR रंगनाथन से मिलती थी। ठीक है, उसके बाद इसमें विशेष रूप से कॉलन वर्गीकरण से संबंधित पहलुओं पर शोध करने के लिए। तो ये जो LRC संगठन था ये किसके लिए था, CC के लिए था। तो ये CC पर एक विचार विमर्श करती थी ये जो संगठन था। ठीक है, ज्यादा इसमें याद रखना नहीं है। दिल्ली में इसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा, रंगनाथन के द्वारा। कब की गई थी, 1951 में। ठीक है, किसके बारे में ये स्थापना करती है, तो CC के बारे में, कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अगला जो संगठन है आपका वो है DRTC। कौन सा है, DRTC। अगला जो संगठन है आपका वो है DRTC, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, अब इसकी स्थापना की मैं बात करूं भाई साहब, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, बेंगलोर में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1962 में इसकी स्थापना बेंगलोर में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी वो भी याद रख लेना, रंगनाथन के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलो अगला देखो, इसने पुस्तकालय वर्गीकरण में अनुसंधान के विभिन्न स्तरों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। जो भी पुस्तकालय वर्गीकरण में जितने भी स्तर क्या है, जितने भी स्तरों को इसने बढ़ावा दिया। किसको, स्तरों को इसने बढ़ावा दिया। जैसे गहन कार्यक्रम विकसित करने के लिए विकास अनुसंधान मूल सिद्धांतों और सिद्धांतों को विकसित करने के लिए मौलिक अनुसंधान और DRTC के संकाय और पूर्व में छात्रों द्वारा विकसित गहन अनुसूचियों का व्यवस्थित परीक्षण किया था। तो ज्यादा इसमें आपको याद नहीं रखना है भाई साहब, ये याद रखना है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, DRTC की बेंगलोर में। कब की गई थी, 1962 में। किसने की थी, रंगनाथन ने की थी। किसको बढ़ावा दिया इसने स्तर को बढ़ावा दिया था। ठीक है, वर्गीकरण के स्तर को बढ़ावा दिया था। लास्ट जो आपका अनुसंधान जो संगठन है वो है ISCO। कौन सा है भाई साहब, ISCO। कौन सा संगठन है, ये ISCO संगठन है। और इसकी जो फुल फॉर्म यदि मैं बात करूं तो क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो ये जो संगठन है आपका इंटरनेशनल सोसाइटी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना है आपको। ठीक है ना, चलो अब देखो इसकी स्थापना की यदि मैं बात करूं ISCO की, तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक है ना भाई साहब, किसने की थी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी ने। किसने की थी, एक फ्रैंकफर्ट था जर्मनी में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1989 में की गई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे ये
अब यदि इसके संस्थापक अध्यक्ष की मैं बात करूं तो डॉक्टर एंट्रेट डेल वर्ग थे। कौन थे भाई साहब? एक डॉक्टर एंट्रेट वर्ग डेल वर्ग थे, डेल वर्ग थे। ठीक है, चलो अब देखो इसको का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये याद रखना है। इसको का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से वर्गीकरण अनुसंधान और कृत्रिम बुद्धि के वैचारिक दृष्टिकोण को एकीकृत करके, याद रखना है। इसको का जो उद्देश्य था वो क्या था कि जो भी वर्गीकरण हम अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी हम वर्गीकरण अनुसंधान कर रहे हैं, तो ये जो वर्गीकरण अनुसंधान है भाई साहब, इसमें क्या है कि कृत्रिम बुद्धि के वैचारिक दृष्टिकोण को एकीकृत करके सामान्य रूप से और विशेष क्षेत्रों में ज्ञान के संगठन के लिए सभी तरीकों के अनुसंधान, विकास और अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है। इसको वर्गीकरण अनुसंधान के मनोवैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोणों पर जोर देता है। किस पर जोर देता है इसको भाई साहब? एक तो मनोवैज्ञानिक, किस पर जोर देगा ये भाई साहब? वर्गीकरण के एक तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ये जोर देता है। बस इतना याद रखना है, ज्यादा चीजें आपको याद रखनी नहीं है। तो ये भाई साहब पुस्तकालय वर्गीकरण के जो भी अनुसंधान और जो भी संगठन थे, इनके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ से 101% एक क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है ना, वो आपको याद रखना है। तो मैंने जितना मुझ पर बत पाया वो मैंने आपको बताया, ठीक है भाई साहब। चलो, तो ये जो चैप्टर था आपका ये कंप्लीट होता है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ से जो यदि क्वेश्चन आएगा आपका तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा बस, ठीक है ना। चलो धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार।